हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में अपना डिस्कस किया था, राइट, एक बार मैं फिर से उसको बता देते हैं। यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हमने यहाँ पर कंसिडर किया। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, फिर से एक बार समझा देता हूँ। राइट, हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक ग्लास का स्लैब। जो लाइट रे है हमारी वो एयर से आ रही है, ग्लास में एंटर कर रही है, एंड देन फर्दर ग्लास से फिर एयर में आ रही है। ठीक है, तो प्लीज चेक। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई एक ये ग्लास की स्लैब है, राइट। ये कोई लाइट रे है, कोई लाइट रे एयर से आ रही है इस पॉइंट पे। ये हमारी नॉर्मल हुई। सो दिस इज़ माय एंगल ऑफ इंसिडेंस एट वन सरफेस, दैट्स योर I1। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये रेयर मीडियम है क्योंकि एयर से आ रही है। नाउ इट इज़ मूविंग टू डेंसर मीडियम। ये ग्लास है विच इज़ योर डेंसर मीडियम। तो ये हमारे पास में इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये हमारे पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आपका एट फर्स्ट सरफेस। ये हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ। सेकंड सरफेस पे फिर से जाके रिफ्रैक्शन हुआ हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पे, और इस बार ये जो लाइट रे है ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, राइट। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एट सरफेस 2, दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, राइट। तो नाउ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1। सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन जो हुआ हमारे पास में कहाँ से आई? एयर से आई ग्लास में। ठीक है, दैट्स योर साइन I1 अपॉन में साइन R, राइट। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस बार देखिए सेकंड सरफेस पे जो आई है, इस सरफेस पे यहाँ पर कहाँ से आई है? ग्लास से आई है एयर में। तो ग्लास से एयर में, यानी एयर का रिफ्रैक्शन किस में हुआ है? आपका एयर में। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एंड दैट्स योर साइन I2 अपॉन में साइन R2, राइट। एनी डाउट? तो यहाँ तक क्लियर? नाउ सिंस एज वी नो, जैसे हमें पता है, देखिएगा क्या, जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, से अगर हम बात करें ए म्यू जी की, इट्स योर म्यू जी अपॉन में म्यू ए, यही होता है। और अगर हम बात करें जी म्यू ए की, सो दैट्स योर म्यू ए अपॉन में म्यू जी। तो हम यहाँ से कंक्लूजनली ये कह सकते हैं दैट ए म्यू जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में म्यू जी म्यू ए। ये एक दूसरे की क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पर भी हमने यही पुट किया इक्वेशन 2 में, जी म्यू ए है, हम ए म्यू जी निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, सो इससे हमने ए म्यू जी फाइंड आउट किया। हाउ मच द ए म्यू जी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में जी म्यू ए, राइट। हाउ मच? ये आपका हो गया साइन R2 अपॉन में साइन I2, क्लियर? सो दैट्स माय ए म्यू जी, इक्वेशन नंबर से 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3,
1 और 3 में देखिएगा ये ए म्यू जी, उधर भी ए म्यू जी, यानी दोनों की LHS इक्वल है। तो RHS क्या होगी, इक्वल होगी, आई कैन राइट डाउन साइन I1 अपॉन में साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन में साइन I2। राइट, अब जरा डायग्राम में देखिएगा वापस पीछे, ये जो R1 एंगल है और ये जो I2 है, ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? यस, क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों आपकी नॉर्मल हैं, सरफेस के दोनों पैरेलल हैं और ये इंटरसेक्टिंग है। तो ये R1 और I2 क्या हो गया आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कुछ ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, तो दिस एंड एंगल एंड दिस एंगल विल बी योर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं दिस इज योर एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास में ये जो नीचे की टर्म है यानी डिनोमीटर दोनों का इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब बचा आपके पास में साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि जिस एंगल से इंसिडेंट की थी एट सरफेस 1 उसी एंगल से सरफेस 2 पे भी रिफ्रैक्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ हमारा, यानी ये I1 और ये R2 आपके क्या हैं, दोनों इक्वल है। तो मीन्स कहने मतलब ये है कि ये I1 और R2 इक्वल है। तो अगर लाइट रे इस तरीके से आ रही है तब भी ये इसी एंगल से जाएगी, और अगर लाइट रे हम इधर से रिवर्स कर दें तब भी ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। सो दिस इज सेड टू बी योर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट whenever a light ray travels from one medium to another medium and it again further travel from medium 2 to medium 1 again, then it will retrace its path. So जब भी कोई लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है और अगर वो लाइट रे फिर से अलाउ की जाती है आपकी मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाने के लिए, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। यही हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। राइट, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी में एक छोटा सा डेरिवेशन और है आपका, ये जो अभी हमने लाइट रे देखी, इस तरीके से आई, उसके बाद ये टुवर्ड द नॉर्मल चली गई और फाइनली हमारे पास में कुछ ऐसी नहीं। राइट, एक्चुअल में अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं होता, मान लीजिएगा रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो ये जो लाइट रे हमारी आ रही थी ये किस तरीके से, ये सीधी जाती ऐसे ऐसे जा रही होती। तो लेकिन गई कैसे, अब तो ऐसे गई, अब ऐसे गई, पहले ऐसे जाती। तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज सेड टू बी योर लेटरल शिफ्ट। ठीक है, पाथ तो रिट्रेस करेगी, लेकिन यहां पर क्या है, आपका जो पाथ चेंज हुआ उसकी वजह से एक शिफ्टिंग हो गई, उसी शिफ्टिंग को हम कहते हैं बेटा लेटरल शिफ्ट। ठीक है, अब ये लेटरल शिफ्ट हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिएगा ये जो आपका स्लैब है जो हमने लिया है वो T थिकनेस की स्लैब है। ठीक है, ये एंगल हमारा I1 है, ये बेटा R1 था आपका, ये I2 है, ये दोनों एंगल इक्वल है एक तरीके से, I2 और ये आपका R2 था। क्लियर है, तो इसको निकाले हमने। यहाँ पर कुछ ट्रायंगल मेंशन कर लिया अपने, जैसे कि आपके इसमें मेंशन है ट्रायंगल आपने ले लिया ये से P, एक पॉइंट हमने Q ले लिया, ये R, और ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला ये S ले लिया। तो यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल लिए, मैं अलग से दिखा देता हूँ। एक तो ये वाला जो ट्रायंगल है दिस PQR, इसमें टीथ, ये जो PQ साइड है ये T है, ये जो एंगल है वो आपका
R1 एंगल है। डन। और दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया है ये वाला, दिस PR और S। ठीक है, मान लीजिए ये डेल्टा है। ठीक है, दिस एंगल इज सेट टू बी योर डेल्टा। ठीक है, ये हमारा डेल्टा है जो शिफ्ट हुआ है आपका। और हाउ मच द डेल्टा, डेल्टा बेसिकली है कितना आपका, डेल्टा इज इक्वल टू सिंपल I1 माइनस R1। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो टोटल एंगल होगा इस टोटल एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, तो ये दोनों एंगल R1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I1 होगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 है। ये P है, ये आपका RS। हमें ये साइड निकालना है, RS चाहिए हमें, D कितना होगा, कैसे निकालेंगे। एंगल है ये राइट एंगल है, इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो चीज़ चाहिए, एक एंगल एक साइड, तो हम बाकी सब निकाल सकते हैं कुछ भी या कुछ भी हो। हमारे पास दो पैरामीटर होने चाहिए। यहाँ पर देखिएगा इस ट्राइंगल में एक एंगल है लेकिन कोई साइड मेंशन नहीं है, तभी हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो साइड निकालने के लिए हमें देखिएगा ये PR जो साइड है ये इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों में कॉमन है। तो पहले हम इस ट्राइंगल से PR निकालेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि इसमें एंगल भी गिवन है और एक साइड भी गिवन है, तो इससे इजीली हम PR निकाल सकते हैं। और PR की जब वैल्यू आ जाएगी तब हम इस ट्राइंगल में लगा के D निकाल सकते हैं। राइट, तो यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो नाउ फर्स्ट इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में व्हाट्स योर PR आपका हाइपोटेनियस है, और ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है आपका, ये एंगल है, तो ये हो गया बेस। तो हम कह सकते हैं दिस इज योर cos R1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट्स योर PQ अपॉन में PR। सो दिस PR विल बी इक्वल टू PQ अपॉन में cos R1। राइट, ये आ गया हमारे पास में PR की वैल्यू। अब हम अपने ट्राइंगल PQR में लगाएं, सॉरी PRS में, ये जो दूसरा ट्राइंगल है इसमें हमें चाहिए RS। ये डेल्टा है, इसके साथ ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अब हमारे पास में, और इस बार हाइपोटेनियस गिवन है, यानी हम लगाएंगे साइन। हाउ मच द साइन ऑफ डेल्टा, साइन ऑफ डेल्टा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी RS अपॉन में PR। सो वी नो हमें RS चाहिए, दैट्स योर PR इंटू में साइन डेल्टा। PR इज इक्वल टू PQ अपॉन में cos R1 इंटू में साइन डेल्टा। राइट, तो ये हमारे पास में एक दैट्स योर T साइन डेल्टा अपॉन में cos ऑफ R1, ये आ गया हमारे पास RS। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेंगे और कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, डेल्टा की जो वैल्यू होती है हमारे पास में यही निकालना था हमें, RS दैट्स योर D, यानी कितना आ गया हमारे पास में, लेटरल शिफ्ट कितना हुआ, इट्स योर T साइन I1 माइनस R1 अपॉन में cos R1। ठीक है, यही हमारे पास में स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई लेटरल शिफ्ट की। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, बट थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि लास्ट क्लास थोड़ा जल्दी हो गया था, क्लास का टाइम हो गया था। राइट, तो इसलिए मैंने ये रिपीट कर दिया। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। व्हाट इज़ योर रियल एंड अपरेंट डेप्थ। देखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास में, हमने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जैसे कोई हमारे पास कोई वाटर का टैंक है, कोई टैंक है जिसमें वाटर फिलअप है, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है बेस पे। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है बेस पे, यहाँ से अगर कोई लाइट रे, ठीक है, कोई भी लाइट रे हमारे पास में सरफेस पे हम देखते हैं इसे, तो अगर कोई
ठीक है। तो ये हमारे पास में जो लाइट रे यहाँ से जा रही, क्योंकि ये आपके पास में ये वाटर है, ये एयर है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल है, ठीक है, तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती है, राइट। तो ये अवे हो जाएगी। तो हम जो यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है, हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आई है। तो हमारे लिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देगा, यानी उसकी जो एक्चुअल डेप्थ थी वो ये पॉइंट था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट पे यहाँ पर दिखाई देगा। इसी को हम उसकी कहते हैं एपरेंट डेप्थ, ठीक है। सो इन ए वाटर टैंक व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज अपियर्स टू बी लेस डीप, ठीक है, एज कंपेयर टू इज इट इन एक्चुअली, दिस इज सेड टू बी माई apparent depth। और होता क्यों है, why it is so, this is just because of the refraction of light, ठीक है। देखिएगा सिंपल सा बात है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे पास में, लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, सबसे पहले लाइट आ रही है आपके पास में एयर में, कहाँ से, वाटर से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। वाटर से जा रही है, किस में जा रही है, एयर में जा रही है। तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं सिंपल कि ए म्यू डब्ल्यू, अगर ए म्यू डब्ल्यू डेट्स योर 1 में डब्ल्यू म्यू ए, हाउ मच इट इज़ माई साइन आर अपॉन में साइन है। जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया इसका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है, यानी अगर आपके पास आई और एंड आर आर वेरी लेस, देन आई कैन राइट डाउन दिस साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 आई। ये मैथमेटिक्स में हमारी टर्म होती है, जब स्मॉल एंगल होते हैं तो साइन और 10 दोनों एंगल के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं, जैसे क्योंकि आपको पता है साइन 0 और 10 0 दोनों 0 के इक्वल होते हैं। सिमिलरली साइन आर is approximately equal to r, and hence I can write down this is your 10r. So from here I can write down this a mu w is equals to 10r upon में 10i, राइट। तो इसी, अगर हम इसी में अगर इनकी वैल्यू रखें कि 10r और 10i कितना होगा, ठीक है, तो आप कितना होगा देखिएगा, ये आपका एंगल है आर, ये आपका एंगल है आई, तो कितना हो जाएगा हमारे लिए अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो, ठीक है। जरा हम इसको लेबलिंग कर देते हैं, मान लीजिएगा से दिस इज माय ए पॉइंट, इट्स माय बी पॉइंट, इट इज सी एंड दैट्स माय ओ पॉइंट, ठीक है। सो फर्स्टली टेल मी हाउ मच द 10r कितना होगा, ठीक है। डायग्राम में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा और, राइट। ये अब आपके लिए इजी हो जाएगा ट्रायंगल ड्रॉ करना, ठीक है।
देखिएगा, सिंपल सी बात है, अगर ये एंगल आर है, ये एंगल आर है, तो मेरे लिए हाउ मच दिस, ये आर है तो ये भी आर होगा। कैसे देखिएगा, ये लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन दोनों नॉर्मल हैं, दोनों पैरेलल है, और ये कुछ इस तरीके से है, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि ये सेम साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर है? राइट। तो अगर ये मेरे पास में आर एंगल है तो ये भी आर होगा, सेम साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है। और अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल बन गए फाइनली, एक ये वाला ए बी, मतलब ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल बने, ए बी सी, और ये आर एंगल, और दूसरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी ओ, और ये एंगल आई। अब हमें सिंपल tan आई और tan आर निकालना है, वेरी सिंपल। tan आर इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन में ए सी। यहाँ से मैं निकालूंगा tan आई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन में ए ओ। ठीक है, यही वैल्यू मैं उसमें उठा के रख दूंगा अपने, दैट्स योर ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू tan आर बाई tan आई जो मेरे पास आया था, इसमें वैल्यू रखूँगा, तो दैट्स योर ए बी अपॉन में ए सी डिवाइडेड बाई ए बी अपॉन में ए ओ। सो दिस ए बी विल बी कैंसल आउट, फाइनली यू विल गेट ए ओ अपॉन में ए सी। व्हाट इज योर ए ओ? ए से ओ ये एक्चुअल पोजीशन थी हमारे पास ऑब्जेक्ट की, और व्हाट्स माई ए सी, ये एपरेंट पोजीशन थी। तो यानी हम ए ओ कह सकते हैं दैट्स योर रियल डेप्थ इज इक्वल अपॉन में एपरेंट डेप्थ। तो ये हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? उस मीडियम का जिसमें ऑब्जेक्ट एक्चुअल में रखा हुआ है। अगर वाटर में रखा है तो वाटर में, मान लो एयर में रखा होता तो एयर में। अगर जिसमें ऑब्जेक्ट एक्चुअल में रखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम विल बी इक्वल टू द रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। ठीक है, मान लो ये आपका किस में रखा होता, फॉर एग्जांपल एयर में होता, और हम वाटर में ऑब्जर्व कर रहे होते। ठीक है, ध्यान देंगे, ये अगर एयर में होता और वाटर में हम ऑब्जर्व कर रहे होते, तो देन दिस विल बी योर म्यू ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वाटर होता है आपके पास में, एंड दैट्स योर रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये डब्ल्यू म्यू ए है, इसी को अगर मैं ए म्यू डब्ल्यू कह दूं तो दैट विल बी बिकम्स माई एपरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ व्हेन यू आर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन एयर एंड यू आर व्यूइंग फ्रॉम वाटर। ऐसा तो वो सिंपल है, आपको ए म्यू डब्ल्यू गिवन है कि डब्ल्यू म्यू ए गिवन है वो आपके, लेकिन हमेशा याद अपने को ये रखना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम विल बी इक्वल टू द रियल डेप्थ अपॉन में और एपरेंट डेप्थ। ठीक है, मान लीजिएगा हमने एज्यूम कर लिया से रियल डेप्थ इज योर टी, जो रियल डेप्थ है वो आपकी यहाँ पर टी है, और जो एपरेंट डेप्थ है यानी जो ए सी है ये आपका एक्स है। ठीक है, तो हाउ मच द शिफ्ट कितना हुआ, दैट्स योर टी माइनस एक्स। तो वही हम निकालेंगे यहाँ पर जरा, सो यू नो यहाँ पर हाउ मच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दैट्स योर रियल डेप्थ टी अपॉन में एपरेंट डेप्थ
x. So from here t can be written as x into mu. How much the normal shifting कितनी हुई है, which is equal to t minus x. So t की वैल्यू t माइनस x की वैल्यू रख दूँगा मैं t अपॉन में म्यू, तो यानी t इंटू में 1 माइनस 1 बाई म्यू. इट्स माई नॉर्मल शिफ्ट. ठीक है, तो इस पे हमारे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं असाइनमेंट में. ठीक है, एपरेंट डेप्थ से रिलेटेड, तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे. आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा. राइट, आगे कुछ हमारे पास में बेसिक से कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन के ऊपर. सम ऑफ द फिनोमेनास विच आर रिलेटेड विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, जो आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है. फर्स्ट इज सेड टू बी योर एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट. जो हमारे पास में जो सनराइज होता है, यानी सुबह सुबह जो सनराइज होता है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है. मतलब एक्चुअल में सनराइज होने से पहले ही हमें सन, जो सूरज है, वो दिखाई दे जाता है. और सनसेट जो, ठीक है, जो सनसेट होता है उसके हमें थोड़ी देर बाद दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन. सो दीज आर द सम फिनोमेनाज रिलेटेड विद द रिफ्रैक्शन. कैसे देखिएगा, ये हमारे पास अर्थ है, ये एक एटमॉस्फेयर है. ठीक है, और ये है हमारे पास में हॉरिजन. हॉरिजन वो होती है जहाँ से हम अर्थ से किसी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं, वो हमारे लिए हॉरिजन होता है. जैसे हम जो सामने देखते हैं, जो भी हमें चीज़ें सामने, वो जो लाइन में, जिस लाइन ऑफ साइट में दिखाई देती है, वो हॉरिजन होता है. और कोई भी हमारे लिए सनराइज तब होता है जब सन, ठीक है, सन तो देखिए अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है, अर्थ रोटेट करती रहती है. तो जब हम अपने अर्थ सन के सामने जब हम आते हैं और सन हमारे लिए हॉरिजन से अबव आता है, तो अब हम कहते हैं कि सनराइज हुआ है. और सनसेट जब वो हॉरिजन से नीचे चला जाता है तो हम कहते थे सनसेट हो गया है. ठीक है, अब मान लीजिएगा एक्चुअल में जो सन है वो हमारे पास यहाँ पर है. दिस इज द पोजिशन ऑफ एक्चुअल ऑफ सन. सन की एक्चुअल पोजिशन ये है. नाउ द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम सन टू द एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर में जो है वो आपके पास में एयर है, वो डेंस है एज कम्पेयर टू ये जो यहाँ पर सन के अराउंड जो है वो, उसमें वो आपका रेयर मीडियम है. तो यहाँ पर लाइट रेज जो आ रही है आपकी, वो रेयर से डेंसर में आ रही है. तो रेयर से जब डेंसर में आ रही है, ठीक है, तो क्या होंगी, वो नॉर्मल की तरफ आपकी बेंट हो जाएंगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएंगी. तो इसीलिए आपका जो एक्चुअल में ये जो नॉर्मल की तरफ बेंट हुए, ठीक है, इसलिए आपका जो अप्रैल यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, हमें सन जो है अगर यहाँ इस पोजीशन पे है तो हमें दिखाई देगा कि ये जो बेंट होके लाइट आई है वो यहाँ से आ रही है. तो हमारे लिए सन जो दिखाई देगा वो हॉरिजन से अबव दिखाई दे जाएगा. ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है एक्चुअल में अर्थ की पोजीशन के लिए अगर हम बात करें तो इट इज़ जस्ट अबाउट 2 मिनट्स. ये 2 मिनट का डिफरेंस होता है. 2 मिनट पहले दिखाई देता है, 2 मिनट पहले हमारे लिए, और 2 मिनट बाद हमारे लिए सनसेट होता है. राइट, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिफ्रैक्शन. नाउ फ्लैटरिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट. आपने देखा होगा जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, या अगर हम नून की बात करें दोपहर में, तो हमें जो सन दिखाई देता है बिल्कुल परफेक्ट आपका सर्कल फॉर्म में दिखाई देता है. लेकिन सनराइज या सनसेट के टाइम पे हमें जो सन दिखाई देता है वो साइज बड़ा होता है और थोड़ा सा ओवल शेप में दिखाई देता है. ठीक है, सो वही चीज़ वो भी आप यहीं से समझें. ठीक है, तो ये हमारे पास में फिर से सनराइज जो होता है वो आपका जब भी होगा जब हॉरिजन से अबव आएगा. ठीक है, अब जब सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन होता है वो हमारे पास में हॉरिजन के सबसे नियर पॉइंट पे होता है. इसके बाद जैसे सनराइज हो जाएगा तो हमारी जो पोजीशन है अर्थ की, वो रिलेटिव पोजीशन इस तरीके चेंज होती रहेगी कि हॉरिजन की जो डिस्टेंस है वो हमारी चेंज होती रहेगी सन से, और हॉरिजन में और सन की जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ती चली जाएगी. सनसेट के बाद भी ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, जो हॉरिजन और सन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सबसे मिनिमम होगी. यानी ये हॉरिजन के सबसे नियर होता है. इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग सन इज नियर टू द हॉरिजन. तो जो लाइट रे आती है हमारे पास में, ठीक है, ये जो लोअर एज, अब इसमें सन देखिएगा, सन से जो लाइट रे आ रही हैं, जैसे ये सन है, ठीक है, तो इसमें देखिए एक तो अपर पार्ट से आ रही है लाइट और एक इसके लोअर पार्ट से आ रही है. ठीक है, नीचे के पार्ट और लोअर. तो जो लोअर पार्ट से आ रही है उनको ज़्यादा रिफ्रैक्ट करना पड़ रहा है,
उनको ज़्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है। सो द लाइट रे फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द सन आर रिफ्रेक्टेड मोर देन दोज द लाइट रे आर कमिंग फ्रॉम द अपर एज। सो ड्यू टू द पासेज ग्रेटर थिकनेस ऑफ एयर, जो एयर की थिकनेस है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो ड्यू टू दिस अनइक्वल बेंडिंग ऑफ लाइट, जो हमारे पास में अनइक्वल बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है फ्रॉम लोअर सरफेस एंड अपर पार्ट ऑफ द सन, ठीक है, जो वर्टिकल डायमीटर है हमारे पास में, ये अर्थ जो सन आपको दिखाई देगा वो वर्टिकल डायमीटर आपको ओवल शेप में दिखाई देगा और लार्ज साइज में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास में रिफ्रैक्शन के दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। इसके बाद हम देखिएगा जो रिफ्रैक्शन करते हैं, जैसे आपने मिरर पढ़ा था, मिरर हम रिफ्लेक्शन करने के लिए जो सरफेस यूज करते हैं वो मिरर होता है। और व्हाट इज योर मिरर, वन पार्ट ऑफ इट्स सेट टू बी योर पॉलिश्ड एंड अनदर आर यूज फॉर रिफ्लेक्शन। सिमिलरली हम यहाँ पर जो यूज करते हैं कुछ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, ठीक है। आपको पता है रिफ्लेक्टिंग हो या रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो वो दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन दूसरा कर्व, ठीक है। प्लेन में कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके लिए हम कर्व्ड को यूज करते हैं। कर्व्ड हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, एक स्फेरिकल दूसरे पैराबोलिक। पैराबोलिक हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी हैव जस्ट टू स्टडी अबाउट द स्फेरिकल सर्फेसेस। सो ए सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है, इज नोन एज योर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो भी एक सरफेस आपका दो मीडियम को सेपरेट करता है तो ऐसे सरफेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वो वाटर भी हो सकता है, जैसे लाइट रे एयर से आ रही है और वाटर में जा रही है, तो वाटर का जो सरफेस होगा वो हमारे लिए उस समय पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगा। अब ये दो टाइप का होता है आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वन इज सेट टू बी योर कॉन्वेक्स, अनदर इज सेट टू बी योर कॉनकेव। अगर जो स्फेरिकल स्फेयर का जो पार्ट है हमारे पास में उसका कॉन्वेक्स, दिस पार्ट यानी ये जो पार्ट है हमारे पास कॉन्वेक्स पार्ट आपका रिफ्रैक्शन कर रहा है यानी मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो वो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। और अगर उसका कॉनकेव पार्ट मीडियम को सेपरेट कर रहा है तो वो आपका कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, राइट। So now the most important topic is your refraction at spherical refracting surface, ठीक है। किसी भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आपका रिफ्रैक्शन, इसके कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट कुछ एजम्पशन, जैसे द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज, जो ऑब्जेक्ट है आपके पास में वो पॉइंट साइज एज्यूम करते हैं हम, और वो प्रिंसिपल एक्सेस पे हम लाई करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सेस पे लाई कर रहा है, ठीक है। कहीं पे भी एयर में या कहीं पे आपका सस्पेंडेड नहीं है ऑब्जेक्ट। पहला, द एपरेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, जो एपरेचर है आपके पास में इनका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो आपका स्मॉल है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स ए स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सेस। अगर आपके पास में जो एपरेचर स्मॉल है तो हमारे पास में जो इंसिडेंट रे यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो हमारे पास में जो नॉर्मल है वो सभी सरफेस के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो आपके क्या होंगे, थोड़े स्मॉल होंगे। तो ये हमारे पास में कुछ एजम्पशंस हैं, यानी ये जो एंगल बन रहे हैं वो आपके पास कुछ स्मॉल हो, राइट। तो नाउ अभी हम इसका डेरिवेशन करते हैं, रिफ्रैक्शन एट ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दिस डेरिवेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसकी काफ़ी सारी कैटेगरी है हमारे पास में, जैसे आपके पास में ये फर्स्ट केस है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस पे है, सरफेस कॉन्वेक्स है आपका, और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर से डेंसर, यानी लाइट रे आ रही है आपके पास में रेयर से डेंसर, ऑब्जेक्ट रेयर में है और इमेज कहीं पे फॉर्म, रियल इमेज बन रही है इस केस में। ऐसी दूसरा केस हो सकता है आपके पास में कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो लेकिन लाइट रे ट्रेवल करे आपकी डेंसर से रेयर में, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा हो और फाइनल इमेज आपकी रेयर में बनेगी, ठीक है। तो वो भी आपके पास में एक केस हो सकता है। ऐसी जैसे आपने रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, कॉन्वेक्स का पढ़ा, तो ऐसी आपके पास में कॉनकेव के हो सकते हैं दो केस।
रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। तो टोटल मिला के ये 4 केस हो गए हमारे पास में। लेकिन डेरिवेशन में आपके लिए इसमें एक कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। एक ही डेरिवेशन से आप कोई भी हो कॉन्सेप्ट सब में बराबर लगेंगे, एक जैसा लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिएगा हमारे पास में हम यही केस कंसिडर कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग मीडियम या रिफ्रैक्टिंग सरफेस, राइट। तो फर्स्ट केस हम कंसिडर कर रहे हैं एट कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है आपका, ठीक है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर। तो ये है हमारे पास में कोई एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारे पास। ये हमारा इस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो नॉर्मल जो हमारी ड्रॉ होती है रिफ्रैक्शन में, वो कैसे ड्रॉ होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। हमेशा जैसे रिफ्लेक्शन में तो हम उस पॉइंट से ही नॉर्मल डाल लेते थे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता था, इसमें क्या करते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट कर देते हैं जिस पॉइंट पे इंसिडेंट। तो मान लेगा ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओ, ओ रिप्रेजेंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ से पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है जो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर लाई कर रहा है। यहाँ से आपकी कोई लाइट रे ट्रेवल करेगी, ठीक है, से दिस इज माई लाइट रे इज ट्रेवलिंग। तो ये मेरा अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी है ये मेरी नॉर्मल होगी, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन मीटिंग टू द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट ए स्फेरिकल सरफेस आर सेड टू बी योर नॉर्मल, इसी को हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है अब ये टुवर्ड्स द, ये ऐसे जा रही थी लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, और कहीं यहाँ पर जाके इसकी एक फाइनल इमेज बन जाएगी जो कि नॉर्मल से एंगल, ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। ये हमारे पास फाइनल इमेज बनी। यू नो द साइन कन्वेंशन, मैं एक बार फिर से बता दूं साइन कन्वेंशन, लास्ट बताया, ठीक है। जो साइन कन्वेंशन हम कंसिडर करते हैं, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल और ऑप्टिकल सेंटर। सारी डिस्टेंस आपकी जो पोल, यानी हम जो पोल कह रहे हैं, पोल से या लेंस के केस में जब हम पढ़ेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, से मेज़र की जाती है। राइट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस निगेटिव होती है। अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड निगेटिव होता है, ये हम, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होता है और लाइट रे जो होती है हमेशा लेफ्ट से राइट चलती है। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, यहाँ से ये लाइट, ये आई, ये आर, आई थिंक सबको क्लियर है। कोई भी केस हो हम ऐसे ही करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, पोल से इमेज की डिस्टेंस वी, पोल से
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u। तो यहाँ पर केस में हमारे पास में हम नोट कर लेंगे क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से OP, ठीक है। पोल से इमेज की डिस्टेंस है PI और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर है PC, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड है तो -u, इमेज आपकी राइट साइड है प्लस का v, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपका प्लस है कॉन्वेक्स के केस में, तो ये प्लस का r हो गया, राइट। ये हमने नोट कर लिया। दूसरा I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। अब कुछ और ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ पर हर क्वेश्चन में, हर डेरिवेशन में आपको ऐसे ही करना है। ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये फाइनल इमेज इस तरह से बनी। अब उसके बाद ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट, इमेज और इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे यहाँ। पहले तो ये m हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रहा है उस एंगल को हम एक नाम दे देंगे। मान लीजिएगा हमने दे दिया अल्फा। ऑब्जेक्ट का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से, जो ऑब्जेक्ट की जो इंसिडेंट रे का जो एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस से वो अल्फा। जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये गामा। ये आप हमेशा ऐसे ही नाम देंगे। ऑब्जेक्ट वाली लाइन का एंगल अल्फा, इमेज वाली का बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर का गामा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I और R आपके अलग अलग। क्लियर है ना। अब हम लिख देता हूं मैं ये भी। अल्फा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस P। बीटा एंगल ऑफ refracted ray from principal axis। gamma angle of normal, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल रही है, नॉर्मल रे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। न्यूमेरिकल कोई भी हो हमें इसी तरीके से करना है, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट the value of this alpha, beta and gamma in terms of I and R, और यू कैन से सिंपली I और R की वैल्यू निकालेंगे हम अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में, ठीक है। ज़रा ध्यान देंगे ट्राइंगल पे। ये हमारा ट्राइंगल है। आपको देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा विच इज़ योर O। अगर मान लीजिए ये A पॉइंट है, OAC, OAC, OAC में ये जो एंगल I है ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और अल्फा और गामा उसके दो फारदेस्ट एंगल है ट्राइंगल के अंदर। तो I की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस गामा। यू नो द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ फारदेस्ट टू एंगल। सो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब इधर आ जाइए इस वाले ट्राइंगल में, ACI में। ACI में गामा आपका एक्सटीरियर है और R प्लस बीटा आपके फारदेस्ट एंगल है। तो यही से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे सिंपल। सो नाउ फर्स्ट इन ट्राइंगल OAM, I is the exterior angle
right? So this I is equals to alpha plus gamma. Question number first. Now in triangle ACI, now gamma is the exterior angle. गामा एक्सटीरियर है तो हम यहाँ पर गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर प्लस बीटा। यहाँ से आर इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास गामा माइनस बीटा। दिस इज माई आई और आर की वैल्यू निकल गई मेरे पास में अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में। नाउ बाय स्नेल्स लॉ, जो यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमारे पास में स्नेल्स लॉ, वो क्या कहता है, दिस साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जिसमें लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई। तो मान लीजिएगा यहाँ पर 1 से 2 में गई है, रेयर मीडियम 1 है, डेंसर मीडियम 2 है, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, दैट्स योर μ2 अपॉन में μ1, इट्स योर साइन आई बाय साइन आर। Right, now this sin I for small angles of I and R, this sin I is approximately equal to I and this sin R is approximately equal to R, right? तो ये हम वैल्यू रखते हैं इसमें, तो ये हो गया हमारे पास में I अपॉन आर इज इक्वल्स टू दैट्स योर μ2 अपॉन μ1। अगर यही चीज़ आपके पास में डेंसर से रेयर जा रही होती और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में 2 होता, μ2 होता, और रेयर का आपके पास μ1 होता, तो यही चीज़ आपके पास में μ1 अपॉन μ2 आ जाता। लेकिन यहाँ पर रेयर से डेंसर में जा रही है यानी डेंसर में, तो μ2 बाई μ1। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पर μ2r इज इक्वल्स टू μ1 आई, ये इक्वेशन, ये हर कंडीशन में आपकी आएगी, बस μ1 μ2 चेंज हो सकते हैं, लेकिन तरीका यही है, पहले आई और आर की वैल्यू निकालना अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में, देन, और वो हमेशा इसी तरीके से आएगी, और देन उसके बाद में ये हमारे पास स्नेल्स लॉ लगाना और उसमें ये आई और आर की वैल्यू पुट करनी है। सो दिस μ2 इंटू में आर की वैल्यू है आपके पास में गामा माइनस बीटा μ1 आई की वैल्यू है यहाँ पर आपके पास अल्फा प्लस गामा। ठीक है, सिंस दिस अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, ही हमने पहले ही एज्यूम्शन लिया था, हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मान लीजिए स्मॉल एंगल है। सो दिस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा, बीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा and gamma is approximately equal to 10 gamma। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे इनकी। सो μ2 दैट्स योर 10 गामा माइनस 10 बीटा इज इक्वल्स टू μ1 अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस 10 गामा। तो हाउ मच द वैल्यू ऑफ μ2, μ2 की जो वैल्यू होगी, अब ज़रा इस ट्राइंगल में आइए आप, हाउ मच द 10 गामा, ये इस छोटे से ट्राइंगल जो है AMC में 10 गामा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, 10 बीटा, ये बीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन, ये हम राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने ए से परपेंडिकुलर डाला M पे, इससे हम ये तीनों वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। 10 गामा इज इक्वल्स टू AM अपॉन में MC माइनस 10 बीटा AM अपॉन में MI इंटू μ1, यहाँ पर 10 अल्फा, AM अपॉन में MO, AM अपॉन में MC।
दिस AM 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 AM, ये आपका कैंसिल हो गया सबसे। नाउ सिंस फॉर स्मॉल एपरेचर, हमने ये भी एज्यूम किया है कि जो एपरेचर है आपका वो बहुत स्मॉल है। सो फॉर स्मॉल एपरेचर दिस M विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नियर बाई टू द P पॉइंट, पोल पॉइंट के नियर बाई होगा। तो यानी M और P में आपका जो डिस्टेंस रहेगी वो बहुत स्मॉल रहेगी स्मॉल एपरेचर के लिए। तो हम यही वैल्यू M की, हम इसे MC को PC लिख देंगे, -1/PI इज इक्वल टू μ1 1/PO प्लस 1/PC, राइट। अब हम इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे जो हमने वैल्यू पहले ही निकाल ली थी। देखो PO PI PC की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, ठीक है, वही वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। तो PC 1/R माइनस PI 1/V इज इक्वल टू μ1 1/PO, ओ था आपका माइनस का U, तो माइनस का 1/U प्लस 1/R, राइट। नाउ आई विल जस्ट सॉल्व दिस μ2/R माइनस μ2/V इज इक्वल टू μ1 माइनस का μ1/U प्लस μ1/R, राइट। अब मैं ये वाली जो टर्म है इसको उठा के इधर लाऊंगा और इस μ1 वाली टर्म को इसके साथ ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा, देखिए इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो μ2/V माइनस का माइनस का μ1/U इज इक्वल टू, ये इधर आके ये μ2/R और ये इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस का μ1/R। तो μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। ये हमारे पास में रिफ्रैक्शन आ गया एट ए सरफेस। कौन सा सरफेस था ये हमारा? कॉन्वेक्स सरफेस था। और कहाँ से था? आपका रेयर से डेंसर था। जो μ1 है वो रेयर मीडियम है, μ2 है वो डेंसर मीडियम। अब इसको याद रखने का तरीका देखिएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ऐसे रखते हैं हम हमेशा 1/B माइनस करके 1/U। यहाँ पर एक मीडियम से जा रहा है, ठीक है, तो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे अपॉन में V माइनस U इज इक्वल टू अपॉन में R, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब V क्या है? इमेज। U क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज किस में बनी? अब मान लीजिएगा रेयर से डेंसर गया, किस में गया? रेयर से डेंसर। तो रेयर से डेंसर गया तो इमेज किस में बनी? इमेज बनी आपकी डेंसर में, तो यानी μ2, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस में था? रेयर में, तो μ1। जिसमें ऑब्जेक्ट था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें इमेज थी उसका रिफ्रैक्ट। और जो ऑर्डर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर μ2 पहले है μ1 बाद में है, तो यहाँ पर भी μ2 माइनस μ1। यही चीज आपकी रेयर से डेंसर जा रही होती है, सॉरी डेंसर टू रेयर जा रहा होता है। इस बार मान लो डेंसर से रेयर जा रहा होता, ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में होता है और इमेज बनती है आपकी रेयर में। तो क्या करते हैं हम? फिर से वही लिखते V माइनस U इज इक्वल टू, ठीक है। तो डेंसर में इस बार ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में है, इमेज आपकी रेयर में है, तो यानी μ1 μ2 और ये जो μ1 माइनस। तो इसके लिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट आप करके देखेंगे। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है आप प्लीज़ देखिएगा, मैंने सारे केस इसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो अगला जो डेरिवेशन है वो हमारा यही है कि जिसमें आपका डेंसर से रेयर जाए। आप एक बार एक रेयर टू डेंसर, एक डेंसर टू रेयर, जैसे कॉन्वेक्स का आपने रेयर टू डेंसर कर लिया, तो कॉनकेव का आप डेंसर टू रेयर करके देख लीजिए। देखिए इस बार
इस बार आपके पास में कॉन्वेक्स है, ये रेयर टू डेंसर है लेकिन वर्चुअल इमेज है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए फाइनल फार्मूला वही है हमारा, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। कॉनकेव हो गया, रेयर से डेंसर है, ठीक है, तब भी हमारा कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ने वाला है। फाइनल फार्मूला हमारा वही रहा, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर, ट्राइंगल जो हुए बने हमारे पास में थोड़े चेंज हो जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जैसे ही ये देखिए डेंसर से रेयर गया, इस बार कॉनकेव है, डेंसर से रेयर गया, चेंज हो गया, वी के साथ 1 आ गया, यू के साथ, तो हमें हमेशा याद रखना है किस से किस में जा रहा है। और ये जो दूसरा केस हमारे पास यही चीज़ होते हैं, चाहे सरफेस आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, मेरे सारे सरफेसेस के हमारे पास में यहाँ पर डेरिवेशन है। आपका सरफेस चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, सबको एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना। प्रोसेस सबका सेम है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आई और आर की वैल्यू निकालिएगा एक्सटीरियर एंगल की फॉर्म में, अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में। उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाइए, और फिर उसके बाद में अल्फा बीटा गामा जो स्मॉल एंगल है उनको टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यू पुट कर दिएगा। जो न्यूमरेटर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो m होगा वो p के अप्रोक्सीमेटली इक्वल रख के उसकी वैल्यू करेक्ट कर दिएगा, आंसर आपका सामने आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा टॉपिक था रिफ्रैक्शन का, आज का टॉपिक, आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। अगले में हम लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंसेज पढ़ेंगे, राइट।